चलिए, फिर से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का। आज की क्लास हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की लेक्चर पार्ट 2 करने जा रहे हैं, है ना। तो देखिए, पार्ट 1 में हम लोगों ने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की अंडरस्टैंडिंग ली थी, जो हम लोगों को स्कूल लेवल में एप्लीकेबल थे। डैट इज़ क्लास 9th एंड 10th के लिए जितनी अप्रोच सीखनी थी, बेसिक अप्रोच, वो सारी बेसिक अप्रोच मैंने आप लोगों को सिखा दी थी। हाँ, क्वेश्चन कुछ कम मिलेंगे उसमें, तो क्वेश्चन मैंने जानबूझकर इतना नहीं कराया है। क्वेश्चंस आपको 9th-10th की बुक्स में 10th की बुक्स में ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा, भरपूर क्वेश्चन मिल जाएगा। आप उसको सॉल्व करना, बेसिक चीज़ें तो मैंने बता दी हैं, तो आपको मौका मिलेगा। मैथ्स जब आप पढ़ोगे ना, तो मैथ्स पढ़ने में आपको वो सारी चीज़ों को क्वेश्चंस के माध्यम से सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, अपने आप को बस एक इंट्रोड्यूस करना था हम लोगों को, तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर लिया कि भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रिजल्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें आती हैं, वो हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग कुछ और आगे की चीज़ें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर में देखने जा रहे हैं, है ना। तो आप देखिए, यहाँ पर मैंने टॉपिक लिख दिया है, क्विक रिवीजन बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस रिलेशन, है ना। तो आप देखिएगा, मैंने कंप्लीट, जब आप प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल वाली टॉपिक देखिएगा हमारी वीडियो लेक्चर, तो आई थिंक उसमें आपको मैंने डिग्री और रेडियंस सिस्टम के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया है। तो उतनी डिटेल में मुझे नहीं जाना है, 2 से 3 मिनट में अपनी बात रैप अप करनी है ना। देखिए, एंगल, स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं, तो एंगल को दिखाने का दो यूनिट है या 2 रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन हमारी डिग्री सिस्टम है, जिसमें हम लोग एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं डिग्री सिस्टम की बात करता हूँ यहाँ से, है ना, तो यहाँ से मैंने मान लिया डिग्री सिस्टम। वेट अ मिनट। तो देखिए, डिग्री सिस्टम में मैं कुछ एंगल लिख देता हूँ, बहुत ही फैमिलियर एंगल। 30 डिग्री हो गए हमारे, 45 डिग्री हो गए, 60 डिग्री हो गए, 90 डिग्री हो गए, ये 120 डिग्री हो गया, एंड मेनी मोर। ये कुछ एग्जांपल्स मैंने ले लिए हैं जो डिग्री सिस्टम में है हमारे। इसके अलावा हमारे पास एक और सिस्टम होता है, और वो सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, रेडियन सिस्टम। तो ये रेडियन सिस्टम हमारी एंगल की एसआई यूनिट भी होती है, जो आपको मैंने शायद बता रखा है। तो रेडियन सिस्टम में अगर मैं बात करूँगा, तो मेन रिलेशन क्या होल्ड करती है, तो मेन रिलेशन हमारी होल्ड करती है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम लोग इस रिलेशन से जो है ना, डिग्री को आराम से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब जैसे मान लीजिए कि कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, है ना। एग्जाम्पल के नज़रिए से बात करेंगे। सपोज़ वी हैव 30 डिग्री। 30 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप जानते हो ना, 180 डिग्री 180 डिग्री हमारी कितने रेडियन के इक्वल होती है, पाई रेडियन के इक्वल होती है। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँगा, तो 1 डिग्री हमारी कितने रेडियन के इक्वल हो जाएगी, पाई बाई 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से आप 30 डिग्री की बात कर लीजिए, तो 30 डिग्री आपको कितने आ जाएंगे, पाई बाई 180 इंटू 30 डिग्री आ गए। तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, पाई बाई 6 रेडियन। ये आपको 30 डिग्री मिल गए। तो आप 30 डिग्री की बात कर लीजिए या पाई बाई 6 की बात कर लीजिए, हमारे सामने ये दोनों सेम चीज़ ही है ना। अब जैसे आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। आप देखना, इससे पहले वाली लेक्चर में आपको मिलेगा। तो क्या इस साइन 30 डिग्री को साइन पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी बिना किसी डाउट के। चलिए एक और एग्जाम्पल लिया जाए। मान लिया जाए 45 डिग्री की बात करते हैं। 45 को रेडियन में कन्वर्ट करना है कि इसे रेडियन में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जान चुके हैं 180 डिग्री क्या होते हैं, पाई रेडियन। तो अगर मैं 1 डिग्री की बात करूँगा, तो 1 डिग्री क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से अगर आप 45 डिग्री की बात कीजिएगा, तो ये क्या आ जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 45 रेडियन आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 रेडियन आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 45 डिग्री आप बोलिए या पाई बाई 4 रेडियन बोलिए, ये दोनों बात हमारी क्या है, बिल्कुल ही सेम है। और कल की क्लास में आपने ये देखा था कि साइन 45 डिग्री हमारा 1/√2 आया था। तो क्या इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना हम लोग, साइन पाई बाई 4 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, ये भी हमारे 1/√2 आ जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास आ गए। तो चलिए, इन अ नटशेल अगर मैं बात करूँगा, तो ध्यान दे दीजिएगा, 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री को आप 0 रेडियन ही बोलिएगा। अगर आपका 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री को आप पाई बाई 6 रेडियन बोलना। अगर हमारे पास 45 डिग्री है,
तो 45 डिग्री क्या कहलाएगा, π/4 रेडियन कहलाएगा। अगर हमारे पास 60 डिग्री है तो 60 डिग्री क्या कहलाएगा, ये π/3 रेडियन हो जाएगा। अगर 90 डिग्री की एंगल है तो 90 डिग्री की एंगल हमारी π/2 रेडियन हो जाएगी। 120 की एंगल ये कितनी आ जाएगी, 2π/3 रेडियन आ जाएगी। इसके बाद अगर मैं 135 के एंगल की बात करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3π/4 रेडियन आ जाएगा। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि मैंने 150 डिग्री की एंगल की बात कर ली तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे, 5π/6 रेडियन एंड सो ऑन। तो आप आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। ये मैंने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दिया। तो मेरे ख्याल से ये क्विक रिवीजन हो गया हमारा कि डिग्री सिस्टम को रेडियन सिस्टम में किस तरह से बदला जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ज़रा ध्यान देंगे आप सभी लोग। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में एक और नए तरह की वैल्यू पर बात करते हैं। ये है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू। ओके, चलिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूँगा, कल मैंने सिखाया था ना आपको, कल मैंने सिखाया था जैसे कि अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो ये साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की बात करता हूँ तो ये हो गया कॉस थीटा का स्क्वायर। अगर मान लिया जाए कि यहाँ से tan क्यूब थीटा की बात हो रही है तो ये आपको क्या लिखकर मैंने बताया था इससे पहले वाली लेक्चर में, tan थीटा पर पावर 3। अगर सपोज सेक क्यूब थीटा की बात हो रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक थीटा पर पावर 3 आ जाएगा, है ना। अगर मान लो आप साइन टू दी पावर 2/3 थीटा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, साइन थीटा टू दी पावर 2/3। इतनी सारी चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं, है ना। तो आप ज़रा यहाँ पर ध्यान देना, ये जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं ये पावर के फॉर्म में। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सारी चीज़ें वो पावर के फॉर्म में ही हैं। ओके, तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहता हूँ साइन n थीटा, तो साइन n थीटा का मतलब ही होता है साइन थीटा पर पावर n, एक्सेप्ट n इज़ नॉट इक्वल टू -1। n इज़ इक्वल टू -1 नहीं होगा। बाकी हम लोग नॉर्मली किसी भी केस की अगर बात कर लेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, साइन n थीटा इज़ इक्वल टू साइन थीटा टू दी पावर n हो जाएगा। अब देखिए n टू दी पावर -1 क्या है। यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ साइन -1 थीटा, तो साइन -1 थीटा कभी भी साइन थीटा टू दी पावर -1 ये डिफाइन नहीं होता है। ओके, यहाँ पर ये अब दूसरे वैल्यू के फॉर्म में दिखता है। और ये हमारा जो है ना, ये नोटेशन, अगर बात इस रिप्रेजेंटेशन की करते हैं तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को दिखाएगा। तो ये हमारा क्या दिखाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू को दिखाएगा। तो अब ज़रा ध्यान दीजिएगा कि आखिर ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ है क्या, इस पर बात कैसे करेंगे, है ना। कल की क्लास के कुछ एग्जांपल्स मैं लेता हूँ। कल की क्लास के एग्जांपल के नज़रिए से अगर मैं बात करूँगा तो आप बताइए, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू क्या लिख कर दिया था, 1/2। आप देख सकते हैं। तो मतलब 30 डिग्री का साइन अगर 1/2 है तो इसी को आप इन्वर्स मैनर में लिखिए। तो इन्वर्स मैनर में जब हम लोग लिखेंगे ना तो ये साइन इन्वर्स 1/2 इज़ इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 30 डिग्री आ जाएंगे। ये इसका इन्वर्स वैल्यू हो गया। ओके, और इसी को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो इसको आप पढ़िएगा इन्वर्स ऑफ साइन 1/2 इज़ 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आइए, आपको मैंने पढ़ाया था कॉस 45 डिग्री, याद कीजिए कॉस 45 डिग्री क्या पढ़ाया था, 1/√2। जब इसे हम लोगों को लिखना है तो कॉस इन्वर्स 1/√2 और ये हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं, इन्वर्स ऑफ कॉस 1/√2 इज़ 45 डिग्री, है ना। इसके लिए एक और नोटेशन यूज़ में लाया जाता है, वो नोटेशन मैं लिख दूँ। इसे हम लोग और पढ़ते हैं कुछ ऐसा, आर्क कॉस 1/2 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। इसको आर्क से भी दिखाते हैं, ARC आर्क, आर्क कॉस 1/2 इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मुझे इसको लिखना होगा साइन इन्वर्स 1/2 को, तो क्या इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आर्क साइन
1/2 इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, 30 डिग्री आ जाएंगे। ये हम लोगों ने मेंशन कर दिया, तो ये हमारा इन्वर्स हो गया। अब चलिए अब कुछ और एग्जांपल्स ले लिया जाए जो कल हम लोगों ने देखा था। याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको मैंने पढ़ाया था cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से आप लिखिएगा तो cos इनवर्स 0 इज इक्वल टू क्या आ गए, 90 डिग्री आ गए। फिर आपने पढ़ा था tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 पढ़ा होगा आपने, है ना। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू 60 डिग्री लिख दिया आपने। फिर आप आ जाइए cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री इज इक्वल टू भी आपने √3 लिखा था। तो अगर मैं cot इनवर्स √3 की बात करूँगा तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आप देखिए जितनी भी इन्वर्स वैल्यू है वो कहीं ना कहीं एंगल को दिखाने में यूज़ हो रही है ना। तो अगर हम लोग लिख सकते हैं तो यहाँ से बेसिकली इन अ नटशेल अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या आ जाएंगे, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज रिप्रेजेंट या गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एंगल। trigonometrical value gives information about एंगल। वो किसी एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन हमारा दे रहा होगा जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ होगा, है ना। देखिए आने वाले नियर फ्यूचर में मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ पर या इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये ज़्यादातर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, मतलब जो लोग 9th-10th में हैं या फिर जो लोग स्टार्टिंग में 11th क्लास में गए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है, ठीक है। फिर वक्त गुजर जाने दीजिए, मुझे भी यूट्यूब पर वीडियो बनाते हुए काफ़ी कुछ मैं जब पढ़ा चुका हूँगा तो कुछ चीज़ें मैं मैथमेटिक्स में डिटेल में लेकर जाऊँगा। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर भी एक अलग से वीडियो बनता है, 10 मिनट के अंदर काम नहीं होने वाला है, एक अलग से मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पर। ओके, फिलहाल के लिए इतना बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया ना, इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई ना हम लोगों को कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन कहा किसे जाता है। तो हम लोग आसानी से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका देखिए अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ से मैं क्या ऐसा नहीं लिख सकता हूँ, अगर हमारे पास साइन x इज इक्वल टू वाई है तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, साइन इनवर्स y। अगर हमारे पास से अगेन मान लीजिए कि cos x इज इक्वल टू वाई मान लिया तो x इज इक्वल टू आप क्या मान सकते हैं, cos इनवर्स y। फिर इसके बाद अगर मैंने tan x इज इक्वल टू वाई मान लिया तो x इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स y। ये हम लोगों ने इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ के लिए दे दिया कि कोई भी इनवर्स वैल्यू हो वो अपने आप में एंगल ही दिखाती है। तो अगर यहाँ पर आप x की बात कीजिएगा तो ये x हमारा क्या है, एंगल है, आपको क्लियरली दिख रहा होगा, है ना। तो ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई भाई, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के अबाउट में इतनी चीज़ें तो समझ में आ गई। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, मान लीजिए कि अगर हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 आया, तो अगर थीटा लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4 आप नहीं लिख सकते हो। अगर मान लो आप सॉल्व कर रहे हो और सॉल्व करने के क्रम में साइन थीटा इज इक्वल टू 7/9 आ गया, तो बता दीजिए थीटा अगर लिखना होगा तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, 7/9 लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको cos थीटा इज इक्वल टू 8/13 आ गया, ओके, तो थीटा अगर लिखना है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, cos इनवर्स 8/13। कितनी आसानी से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं ना। तो आप देख सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यूज़ के टर्म में मिल चुकी है कि किया कैसे जाता है। ओके, आने वाली लेक्चर में इसी इनवर्स का जो यूज़ है आपको वेक्टर में हल्का सा मैं करूँगा, तो वो किस तरह से यूज़ किया जाएगा तो जब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे आने वाले कुछ लेक्चर्स में तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली मुझे लगता है कि इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू को समझने के लिए, है ना। तो अब हम लोग आते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ। ये दूसरा सेक्शन क्या है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल।
तो सबसे पहले तो हमें पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल के बारे में समझना होगा, है ना। तो चलिए इसके लिए एक काम करते हैं, एक रेफरेंस लाइन हम लोगों ने मान लिया ये, ओके। अगर ये हमारी रेफरेंस लाइन है, मैं लिख दूँ, एक सेकंड, रेफरेंस लाइन हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। और यहाँ पर सपोज़ कोई एक पॉइंट आप कंसिडर कर लेते हो, ओके। तो उससे मान लिया जाए कि हम लोगों ने एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर कर लिया P, ध्यान देना आप, P कंसिडर कर लिया, डेट्स पॉइंट इज टेकन एज O। अब क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट P को रोटेट कराते हैं, रोटेट कराकर कुछ इस सेंस में मैंने रोटेट कराया, आप ध्यान देना, ऐसे, ओके। तो अगर हम लोग सेंस ऑफ रोटेशन की बात करेंगे तो ये जो सेंस ऑफ रोटेशन है, आप खुद बताइए क्या ये सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज। मान लीजिए ये पॉइंट P कहाँ आ गया, हमारा P1 पर आ गया। तो अगर मैं यहाँ से एंगल थीटा की बात करूँगा तो ये जो एंगल थीटा है आपका, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनता है। तो अगर मैं बात करता हूँ थीटा इज टेकन एज एंटी क्लॉकवाइज सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ऐसे कंडीशन में ये एंगल पॉजिटिव एंगल कहलाएगी। तो यहाँ पर ये एंगल जो हमारी आ रही है वो पॉजिटिव एंगल आ रही है, ओके। अब ज़रा ध्यान दीजिए, एक और एग्जांपल की मैं बात, इस एग्जांपल में मान लीजिए कि अगर मैंने पॉइंट P को यहाँ लाया, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ लाया मैंने। तो ऐसे कंडीशन में मान लीजिए ये पॉइंट P2 लोकेशन पर आ गया। और अगर आप अब सेंस ऑफ रोटेशन की बात कीजिएगा तो यहाँ से जो सेंस ऑफ रोटेशन हमारे बीच में निकल कर आई है, ये सेंस ऑफ रोटेशन आपकी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज में है तो ये माइनस थीटा दे देगा, नेगेटिव एंगल दे देगा। तो अगर मैं एंगल थीटा की बात करता हूँ, मान लिया जाए कि जिस एंगल की भी बात की गई है वो एंगल हमारा कौन से सेंस में आ गया, वो एंगल क्लॉकवाइज सेंस में आ गया। तो क्लॉकवाइज सेंस का मतलब क्या हो गया, तो इसका मतलब हो जाएगा नेगेटिव एंगल, ये हमारा नेगेटिव एंगल आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थीटा एंगल की अगर बात करते हैं तो अब एंगल के लिए हमारे पास दो अप्रोच है, एक पॉजिटिव सेंस की एंगल है, एक हमारी नेगेटिव सेंस की एंगल है, डेट इज़ एक थीटा आ गए और दूसरे हमारे पास क्या आ गए, माइनस थीटा आ गए। यहाँ तक समझ में आ गया ना सभी लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ पॉजिटिव, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। जस्ट टेक यस, ध्यान दीजिएगा। मान लिया जाए कि ये हमारे पास OX आपका कौन सा लाइन हो गया, रेफरेंस लाइन हो गया, है ना। यहाँ पर एक पॉइंट P मान लिया था और P को पहली बार हम लोग ले गए कहाँ, P1 पर। ये क्लॉकवाइज रोटेशन में ले जाकर, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज के लिए मिला। नेक्स्ट हम लोग P को कहाँ ले जा चुके हैं, P2 पर, और ये हमारा क्लॉकवाइज में है। तो अगर मैं इस रोटेशन की बात करूँगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आ गया, और इस रोटेशन की बात करूँगा तो ये मैंने क्लॉकवाइज सेंस में पॉइंट P को जब रोटेट कराया है तो वो P2 पोजिशन तक पहुँचा है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ओके। मैं एक काम करता हूँ, OC को जो, तो सपोज़ मैंने यहाँ OC को ज्वाइन कर दिया, एक सेकेंड ज़रा देखिएगा, हम लोगों ने OC को इधर ज्वाइन कराया, फिर नेक्स्ट OC को मैंने यहाँ ज्वाइन कराया, ओके। ऐसे कंडीशन में अगर मैं इस एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल तो हमारा थीटा हो जाएगा, लेकिन इस एंगल की बात करूँगा तो ये एंगल हमारा माइनस थीटा हो जाएगा, जो हम लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ये माइनस थीटा आ गया। अब जानते हैं, अगर मुझे पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिखना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से आपको अच्छी तरह से मालूम है कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरह से लिखा जाता है। जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस को कंसीडर कर लिया, पता होगा सभी लोगों को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारी एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और ये वाई एक्सिस की हमारी नेगेटिव डायरेक्शन है ना। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये वाली जो पार्ट है, एक्स और वाई जब परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो पूरे प्लेन सरफेस को ये चार पार्ट में डिवाइड करती है। हर एक पार्ट हमारा क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा इस वाले सेक्शन, तो ये वाला सेक्शन हमारा कहलाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा क्या कहलाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अगर इस सेक्शन की बात कीजिएगा तो ये सेक्शन हमारा क्या कहलाने वाला है, ये सेक्शन कहलाने वाला है सेकंड क्वाड्रेंट। अगर इस सेक्शन की आप बात कीजिएगा तो ये सेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये सेक्शन कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। और इस सेक्शन की बात कीजिएगा तो ये सेक्शन हमारा क्या कहलाएगा, ये सेक्शन कहलाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना समझ में आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है, मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट P है, ओके।
तो किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है तो उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट का यूज़ करते हैं, डैट इज़ एक्स एंड वाई का यूज़ करते हैं। अब ये एक्स एंड वाई क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक रफ़ स्केच में ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने ये रफ़ स्केच ले लिया, थोड़े देर के लिए ध्यान देना। जिन लोगों का नहीं पढ़ा हुआ मैं उनके लिए बता रहा हूँ, स्पेशली 9th वालों के लिए। तो यहाँ से मैंने दिखा दिया, और भाई ये हमारे पास हो गए पॉइंट पी, है ना, ये पॉइंट पी हो गए और इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई दिखाए। अब क्या कीजिए, आप पी से एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। ये ओरिजिन हो गया, ये मैंने ए ड्रॉ कर दिया, और पी से वाई एक्सिस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो ओरिजिन से जो ए की डिस्टेंस होती है ना, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स से दिखाते हैं, और ओरिजिन से जो बी की डिस्टेंस होती है, इस डिस्टेंस को वाई से दिखाते हैं। ये जो पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ हमारा क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। और ये पी को इस तरह से लिखा है ना मैंने, तो पी को एक्स इस तरह से लिखा है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी का कोऑर्डिनेट हो गया ये, जहाँ पर एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस एक्स है और वाई एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस वाई है। तो पी के कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिखाते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर कैसे दिखाया जाता है, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में दिखाया जाता है। तो आप देखिए ये हमारा एक्स एंड वाई ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसमें पहले एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस आएगा और बाद में वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस आएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के एग्जाम्पल से बात करूँगा तो ये 3-2 की बात कर लीजिए और 2-3 की बात कर लीजिए, ये दो अलग अलग पॉइंट हो जाएंगे, आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ये ज़रा ध्यान देना, अगर मैंने इंटरचेंज कर दिया तो पॉइंट की लोकेशन बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, अभी इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कंसीडर कर ली, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिया, 1 2 3 से दिस वन इज़ 4। यहाँ आप बात कर लो 1 2 3 से दिस वन इज़ 4। आप बताइए पहला पॉइंट 3-2, तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ कि ये पॉइंट हमारा ए को दिखा रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करता हूँ तो मान लीजिए कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट बी को लोकेट कर रहा है 2-3। तो बताइए ए के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और ए के लिए वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ए पॉइंट को कैसे लोकेट करेंगे हम लोग, तो ए पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग जो है ना 2 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और 3 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा ना, यही आपका पॉइंट ए आ जाएगा। तो और इस तरह से ये ए का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 3-2। इसके बाद अगर मान लिया जाए कि हम लोगों को बी के कोऑर्डिनेट की बात करनी है, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट आप देखिए, आपको 2 दिखाई दे रहा है, तो बी के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3। तो आप 2 से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए और 3 से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट हुआ, तो ये आपका पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट बन गया 2-3। आप देखिए तो यहाँ पर ये दोनों एक ही लोकेशन पर नहीं ना नज़र आते हैं, इन दोनों की लोकेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑर्डर्ड पॉइंट पेयर के फॉर्म में 3-2 और 2-3 ये दोनों अलग अलग पॉइंट की लोकेशन को दिखाएंगे। इसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन मैंने आपको यहाँ पर दे दिया। ओके, तो इतनी चीज़ें हम लोगों को समझ में आ गई। तो अब खुद बताइए, ये जो क्वाड्रेंट की कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो पहले आता है वो एक्स एक्सिस का पॉइंट आता है और बाद में आने वाला वाई एक्सिस का पॉइंट होता है। तो आप खुद यहाँ से अंदाज़ा लगाइए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी प्लस में होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस में होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखिए तो एक्स एक्सिस माइनस में है लेकिन वाई एक्सिस प्लस में है, तो पहले एक्स एक्सिस लिखते हैं बाद में वाई एक्सिस लिखते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस माइनस में होगा और वाई एक्सिस प्लस में होगा। थर्ड क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा तो यहाँ एक्स भी माइनस में है और वाई भी माइनस में है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा तो यहाँ एक्स प्लस में है लेकिन वाई माइनस में है। तो इस तरह से आप इस साइन को भी देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो कौन से, सॉरी हमारी जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब जैसे मैं लिखूँगा कि आपको क्वेश्चन पूछ देगा आइडेंटिफाई क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट आपको पहचानना है। ओके, तो मान लिया जाए कि एक पॉइंट ए लोकेट कर दिया और इसकी कोऑर्डिनेट दे दी 2-3। तो
तो बताइए, तो ये आप आसानी से फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहचान सकते हो ना कि भाई ये हमारा पहले क्वाड्रेंट में आया। अगर मैंने एक और पॉइंट दे दिया बी और बी लिख दिया 2-3, तो बताइए x है प्लस में और y है माइनस में। ऊपर में मैंने बताया था अगर x प्लस में y माइनस में, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। मान लो इसी तरह से कोई तीसरी पॉइंट है C और C की कोऑर्डिनेट -4 -6 लिख दी, तो अब बताइए x भी माइनस में हो गया, y भी माइनस में हो गया, ये कौन से क्वाड्रेंट की पहचान है, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट की पहचान हो गई है ना। इसी तरह से एक और पॉइंट लिख दिया मैंने D और D के लिए -2 और 5 ले लिया, तो बताइए तो x हो गया माइनस में, y हो गया प्लस में, ये कौन से क्वाड्रेंट की पहचान हो गई, ये हमारी सेकंड क्वाड्रेंट की पहचान हो गई। तो आप इस तरह से किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट को देखकर क्वाड्रेंट पहचान सकते हैं। क्वाड्रेंट पहचानना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा या बहुत भारी काम नहीं है ना। तो हम लोग यहाँ से क्वाड्रेंट पहचान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। वेरी गुड। अब जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो O से P को ज्वाइन कर दिया और O से P को ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारे पास R आ गया। जब ये R आ गया तो क्या आप इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं अप्लाई कर सकते हैं? देखिए तो आपको यही ट्राइंगल ना मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। ये इस तरह से मैंने दिखा दिया, ये P आ गए, ये A आ गए, ये O आ गए। तो ऐसे कंडीशन में OA की वैल्यू तो x है। जब आप PA की बात कीजिएगा तो क्या ये PA OB के इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो PA की वैल्यू y हो गई। ये अगर हमारा r है तो पाइथागोरस थ्योरम से r स्क्वायर इज इक्वल टू कितने मिल जाएंगे? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मिल जाएंगे। जब आपको r लिखना होगा तो r इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। ये हम लोग बहुत ही आसानी से दिखा सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोगों को समझ में आ गया, जो मैंने अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट क्वाड्रेंट दिया, तो ये चीज़ समझ में आ गया आप लोगों को पक्का। चलिए, ये जो फिगर है हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल के लिए, अब बैक हम लोग इस फिगर पर आते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, मैं इस फिगर को थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ। तो अगर मैंने इस फिगर को कॉपी कर लिया यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, ओके, कॉपी, और वापस लाकर मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, देखिए ये मैंने रख दिया इस तरह से। और फाइनली अगर हम लोगों को बात करना है तो फाइनली हमारे पास रिस्पॉन्स क्या मिल जाएंगे। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अगर मैं बात करूँ तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया है? P1 आ गया है। ओके, अब देखिए अब क्या किया जाए, तो यहाँ से हम लोग P1 और P2 को ज्वाइन कर देते हैं। तो P1 और P2 को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। तो जैसे ही ज्वाइन कर दिया, बताइए तो एक ट्राइंगल, अगर ये पॉइंट मैंने A मान लिया इस पॉइंट को, तो आपके पास दो ट्राइंगल बन जाती है। एक ट्राइंगल हमारी क्या बन जाती है? PAO, और दूसरी ट्राइंगल बन जाती है P2AO। ओके, तो ये ट्राइंगल PAO कुछ इस तरह से बना, ये हमारा बन गया। ये ट्राइंगल क्या दिख रहा है? P1AO दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है। एक और ट्राइंगल आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर कौन सी पॉइंट आ गई? यहाँ पर P2 पॉइंट आ गई, और हम लोगों ने इसको इस तरह से मिला दिया। तो ये हमारे पास माइनस एंगल है, ये पॉइंट A आ गया, और ये पॉइंट स्टिल O है हमारा, ये P2 आ गया। ध्यान देना, अगर मैंने P1 के लिए यहाँ पर का कोऑर्डिनेट x और y लिखा, तो तुम देख सकते हो ये P2 फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया तो इसका कोऑर्डिनेट x और -y दिखेगा ना हम लोगों को? दिख गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब हम लोग रोटेट करा रहे हैं तो साइन हमारा सिर्फ x और y के बीच में ही वैरी कर रहा है। अगर आप OP1 की लेंथ की बात कीजिएगा तो ये OP1 के कितने लेंथ का हो गया? r। अगर मैंने OP2 लेंथ की बात की तो इस OP2 की भी लेंथ कितनी आ जाएगी? r आ जाएगी। इस लेंथ में कोई फ़र्क नहीं है, ये लेंथ हमारी बिल्कुल ही सेम बनी हुई है। फ़र्क हम लोग कहाँ दिखाते हैं? x और y कोऑर्डिनेट पर फ़र्क दिखाते हैं। अब ज़रा ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से साइन थीटा लिखता हूँ, ध्यान दीजिए सभी लोग, तो साइन थीटा इज इक्वल टू, बताइए तो P1A, तो ये लेंथ तो आपका y आ गया, ये लेंथ हमारा x दिया गया है। तो यहाँ से साइन थीटा कितने आ जाएंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, ये r आ गए, तो ये y बाई r आ गया। जब आप कॉस थीटा की बात कीजिएगा तो ये x बाई r आ गया।
जब आप टेन थीटा की बात करते हैं तो टेन थीटा ये y/x आ गए, यहाँ तक कोई इशू नहीं। लेकिन आप इस फिगर में आइए, जो इधर वाला फिगर है, यहाँ पर साइन माइनस थीटा है ना, तो माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर आप जानते हैं कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट -y है, ये कोऑर्डिनेट x है और ये लेंथ r ही है, तो ये क्या लिखिएगा, -y/r लिखिएगा। अब बताइए साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस, इसको आप y/r लिख दीजिए और ऊपर देखिए y/r क्या साइन थीटा नहीं दिखाई दे रहा है, तो पता चला ना कि अगर मैं यहाँ से साइन माइनस थीटा की बात करूँगा तो साइन माइनस थीटा हमारा कितना आ गया, माइनस साइन थीटा आ गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अब जैसे कभी कभी एग्जाम्पल में पूछ देता है साइन -30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो आप बताइए, तो साइन -30 को आप क्या माइनस साइन 30 नहीं लिख सकते हैं, माइनस साइन 30 बोले तो -1/2 आ जाएगा, कितना आसान है। अगेन अब आप आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, मान लिया जाए कि कॉस माइनस थीटा की बात करते हैं, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो माइनस थीटा के लिए बेस x है, हाइपोटेन्यूस r है, आप ऊपर देखिएगा तो x/r आपका कॉस थीटा ही दिया हुआ है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि कॉस माइनस थीटा हमारा ये कॉस थीटा ही हो जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ये हमारा बिल्कुल ही सेम रहने वाला है ना, ये दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग आते हैं टेन पर, टेन माइनस थीटा, तो कोऑर्डिनेट के टर्म में आइए, टेन इज इक्वल टू p/b होता है, तो माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर -y है, तो जब आप यहाँ से लिखिएगा तो -y/x लिखिएगा, माइनस और ये क्या लिखिएगा y/x, और ऊपर देखिए तो y/x टेन थीटा दिख रहा है ना यहाँ पर, आप यहाँ देख सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग नहीं लिख सकते हैं टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, बताइए इतना आ जाएगा ना, ये हमारे पास टेन माइनस थीटा के लिए रिस्पॉन्स मिल गए। तो हम लोगों ने देख लिया कि नेगेटिव एंगल का जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा मिल जाएगा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा मिल जाएगा, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा मिल जाएगा, ये हमारा नेगेटिव एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हो गया। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, किसी तरह की कोई परेशानी है नहीं, एक चीज़ क्लियर है ना, तो यही हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है। तो देखिए कितनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ ली, हम लोगों ने क्विक रिवीजन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन समझ लिया, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू के बारे में हम लोगों ने देख लिया, फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ नेगेटिव एंगल के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि नेगेटिव एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होती है, जो हम लोगों ने यहाँ पर डील कर ली। अब थोड़ी सी लेक्चर को आगे हम लोग ले जाते हैं, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में क्या है ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम से समझते हैं कि कब साइन कॉस और टेन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, कब साइन कॉस और टेन की वैल्यू नेगेटिव होती है। ओके, तो ध्यान दीजिए, मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूँ, हम लोग तो ये अच्छी तरह से जान रहे हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर लिया, ये हम लोगों ने एक्स एंड वाई एक्सिस के लिए सपोज डिफाइन कर लिया। ओके, एंगल के टर्म में बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पर सिर्फ ये ओरिजिन है, लाइन आपकी यही है, ये जो लाइन हमारी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपको दिखाई दे रही होगी, ये वाली लाइन, तो ये लाइन कौन से एंगल को दिखा रही है, 0 डिग्री। तो एक काम मैं ये करता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया 0 डिग्री, फिर अब आप आ जाओ यहाँ पर ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन किस एंगल को दिखा रही, 90 डिग्री, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पर 90 डिग्री लिख देते हैं। फिर अब आप आ जाओ ये वाली लाइन, तो ये 0 डिग्री के जस्ट ऑपोजिट में चला गया ना, तो आप जानते हैं बेसिक ज्योमेट्री से कि ये हमारा जो होता है ये 180 डिग्री होता है, तो एक काम ये किया जाए कि ये 180 डिग्री कर लिया जाए। फाइनली अगर आप इस लाइन की बात कीजिएगा तो ये लाइन हमारा क्या आ जाएगा, 270 डिग्री, 90 ऐड करते चले जाइए, ये 270 डिग्री आ गए। और एक बार अगर हम लोगों ने कंप्लीट घूम लिया इस तरह से, एक रोटेशन लगा लिया, तो 360 डिग्री का एंगल बनता है ना, तो जहाँ पर 0 डिग्री है वहाँ पर ही हमारा कौन सा एंगल हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये मिल गया हम लोगों को। एंगल को मैं रेडियन में भी लिख सकता हूँ, आपको पता है 0 डिग्री बोलिएगा तो ये 0 रेडियन ही होता है हमारा, 90 डिग्री की बात करेंगे तो ये π/2 रेडियन होगा, 180 डिग्री पाई रेडियन हो जाएगा,
270 डिग्री 3π/2 रेडियन हो जाएगा, है ना। थोड़ा 0 डिग्री वाले पार्ट को सही से लिख देते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए आप। ओके, मैं 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप 0 डिग्री बोलिए या फिर 360 डिग्री बोलिए। ओके, फिर अगर रेडियन की बात करते हैं तो यहाँ पर 0 रेडियन बोलिए या 2π रेडियन बोलिए, बात एक ही है हमारा, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब ज़रा ध्यान देना, ये जो क्वाड्रेंट हमारा है, ये क्वाड्रेंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जाना था। इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये क्वाड्रेंट हमारा थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट की बात करोगे तो ये क्वाड्रेंट आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, है ना। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री से थीटा 90 डिग्री के बीच में है। सेकंड क्वाड्रेंट की बात कीजिएगा तो 90 डिग्री से थीटा 180 डिग्री के बीच में है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, है ना, तो थोड़ा और स्पेस दिया जाए, दैट इज़ थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैंने बात कर ली तो यहाँ पर जो एंगल है वो 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में है। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एंगल है वो 270 डिग्री से कितना है, 360 डिग्री के बीच में है। ये हमारे पास है। तो देखिए, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से बात किया जाएगा ना, तो यहाँ पर होता है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। एक चीज़ यहाँ पर समझिए, मैंने TRS लिखा, TRS मैंने किस लिए लिखा है, मैंने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल, और ये रेशियोज़ हो गया। तो बताइए, तो टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं, साइन से लेकर कॉट तक है। आप जानते हो ना, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टैन होता है, कोसेक होता है, सेक होता है, कॉट होता है। 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है। कहता है कि पहले क्वाड्रेंट में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसके बारे में कल मैंने बताया था आपको, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, किसी की भी एंगल की बात कर लो। एग्जाम्पल, मैं साइन 60 डिग्री की बात करता हूँ, मैंने क्या लिखा था, √3/2। अगर मैं कॉस 45 डिग्री की बात करता हूँ तो कॉस 45 क्या लिखा था, 1/√2। अगर मैं tan 45 की बात करता हूँ तो tan 45 1 आया होगा। अगर मैं मान लो यहाँ पर फिर मैं बात करूँ तो सपोज़ कोसेक 30 डिग्री की बात करते हैं तो कोसेक 30 डिग्री 2 आ गए होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं वो वाला टेबल, आप ज़रा देखना जो टेबल मैंने कल दिया था, तो उस टेबल में सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव था। तो कहने का मतलब है कि अगर हमारा एंगल थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है तो सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा। अगर मान लीजिए कि एंगल थीटा आपका 90 से 180 डिग्री के बीच में है, तो 90 से 180 डिग्री के बीच में है तो ये हमारा साइन एंड कोसेक, साइन और कोसेक ही हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। जबकि रेस्ट की बात करेंगे तो रेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब जैसे इसकी एग्जांपल की बात कर लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो ये एग्जांपल जो हमने लिया, ये एग्जांपल मैंने कौन से क्वाड्रेंट के लिए ले लिया, फर्स्ट के लिए। मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ज़रा ध्यान दीजिएगा, साइन 120 डिग्री है। साइन 120 डिग्री की वैल्यू जो होती है ना, वो √3/2 होती है। कैसे आती है मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा, सिखा दूंगा। अगर मैं यहाँ से बात करूँगा फर्दर, मान लीजिए कि tan 135 डिग्री की, तो tan 135 डिग्री -1 आ गया। ओके, तो यहाँ ध्यान देना कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का वैल्यू और कॉसेक का वैल्यू ही प्लस में होगा। तो जैसे यहाँ देखिए साइन 120 डिग्री √3/2 है, तो अगर आप कॉसेक 120 लिखिएगा तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर साइन पॉजिटिव रहा तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। बाकी जो बच गए 4, क्या 4 बच गया, tan बच गया, कॉट बच गया, कॉस बच गया, सेक बच गया, ये 4 नेगेटिव रहेंगे। तो अब tan 135 डिग्री कितने आ जाएंगे, tan 135 डिग्री हमारे -1 आ जाएंगे। अगर मान लिया जाए कि cos 120 डिग्री की बात कीजिएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू कैसे आता है हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे।
अब मान लीजिए आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता क्या है कि tan और cot ही पॉजिटिव रहता है, जबकि बाकी जो 4 बच गए, क्या 4 बच गए, कोसेक, साइन, कॉस एंड सेक, ये 4 की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। अब जैसे यहाँ पर मैं बात कर लूँगा थर्ड क्वाड्रेंट के एग्जाम्पल के नज़रिए से, तो सपोज़ tan 210 डिग्री की बात कर ली मैंने, तो ये tan 210 डिग्री की वैल्यू 1/√3 आती है। लेकिन अगर मैं यही साइन 210 डिग्री की बात करूँगा तो ये -1/2 आ जाएगा। अगर आप cos 210 डिग्री की बात कीजिएगा तो ये -√3/2 आ जाएगा। पेशेंस रखिए, कैसे आ रहा है सारी चीज़ मैं बता दूंगा, अभी सिर्फ आप समझिए जो मैं समझा रहा हूँ। तो पता चला ना कि थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में, 180 से 270 के बीच में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एंगल होगा तो tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव में होगा, बाकी जो 4 बचेगा वो नेगेटिव में होगा। उसी चीज़ को मैंने लिखा है। और लास्ट क्वाड्रेंट में आते हैं cos थीटा, तो ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और बात अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की करेंगे तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो इस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए अगर मैं बात करूँगा तो cos हो गए और sec हो गए, cos और sec ही पॉजिटिव में हो गए, बाकी जो 4 बच गए, 4 में कौन कौन बच गए, साइन, कॉसेक, tan और cot, ये 4 नेगेटिव में हो जाएंगे। अब जैसे इसकी एग्जांपल के हिसाब से बात करते हैं हम लोग, मान लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल, तो बताइए फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल कितना लीजिएगा, सपोज 300 ले लिया, तो यहाँ से cos 300 की बात करते हैं तो cos 300 की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। इसी तरह से अगर sec 330 डिग्री की बात कर लेंगे तो sec 330 डिग्री कितने आ जाएंगे, 2/√3 आ जाएंगे। देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन अगर आप sin 300 की बात कर लोगे तो sin 300 -√3/2 आ जाएगा। अगर आप tan 300 की बात कर लोगे तो tan 300 -√3 आ जाएगा। अगर आप cot 330 डिग्री की बात कर लोगे तो cot 330 डिग्री क्या आ जाएगा, ये भी -√3 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आ कैसी रही है, अब हम लोग उस पोजीशन में है कि इन चीज़ों को समझ लेंगे। फिलहाल आपको जो चीज़ मैंने लिखी है उस चीज़ के लिए एग्जाम्पल दे दिया मैंने, तो एक बार इस चीज़ को फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, अगर एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, दैट इज़ 0 से 90 के बीच में है, तो सारी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होती है। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, 90 से 180 के बीच में है, तो सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। अगर एंगल 180 से 270 के बीच में है तो इस कंडीशन में tan और cot की ही वैल्यू पॉजिटिव आती है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव आता है। अगर एंगल 270 से 360 के बीच में है तो ऐसे कंडीशन में cos और sec ही हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी सारा का सारा नेगेटिव होता है। इतनी चीज़ें समझ लेने के बाद अब हम लोग आते हैं आगे। अब ये वैल्यू कैसे निकाला जाएगा, इतनी सारी वैल्यू जो हम लोगों ने लिख दी, ये वैल्यू हमारी आती कैसे है, इस पर अब बात करेंगे। ओके, मज़ा आ रहा है ये सब सीखने में, डेफिनेटली आता होगा, है ना। जो लोग तो नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो गई। जो लोग जान रहे हैं तो चलिए ठीक है, आप लोग मैं तो ये चाहूँगा कि आप लोग और आगे का जानिए, लेकिन अगर जानते हुए भूल गए हैं तो आप लोगों को यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा एक तरह से, है ना। अब देखिए, अब इन सारी एंगल्स की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है उस चीज़ पर हम लोग बात करेंगे। ओके, ध्यान देना। देखिए, कल लेक्चर 14 में एक फॉर्म पर मैंने बात किया था, वो फॉर्म याद है आपको, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्म था, याद है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्म। लेक्चर 14 में मैंने इस चीज़ को पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो आपको पता है थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, है ना। और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मैंने आपको बताया था, क्या लिख कर दिया था, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा लिख कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने आपको कॉस 90 माइनस थीटा ये क्या लिख कर दिया था, साइन थीटा लिख कर दिया था। फिर आपको आया होगा tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा क्या आ गए थे, कॉट थीटा। फिर बात करते हैं कॉट 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या आ गया था, tan थीटा। देन आफ्टर फिर हम लोगों ने बात किया था कोसेक 90 माइनस थीटा,
ये हमारा क्या आ गया था सेक थीटा, और वापस आए सेक 90 माइनस थीटा, ये हमारा क्या आ गया था कोसेक थीटा आ गया था। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों ने ये वाली क्वाड्रेंट ले ली, ध्यान से समझना आप सभी लोग, ये क्वाड्रेंट ले लिया। ओके, अब यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं एक काम करता हूँ, एक लाइन मार्क कर लूँ, ये लाइन हम लोगों ने यहाँ से दिखा दिया, ये आपका O, ये पॉइंट P आ गया है ना। अगर इस एंगल को मैंने क्या मान लिया, इस एंगल को थीटा मान लिया, तो बताइए, तो ये कंप्लीट एंगल, अगर आप इस कंप्लीट एंगल की बात करोगे तो ये तो 90 डिग्री है। तो अगर मुझसे कोई ये पूछेगा कि ये वाली एंगल कितनी हो जाएगी, तो ये एंगल हमारी 90 माइनस थीटा हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। तो 90 माइनस थीटा का फॉर्म मिल गया। अब नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं कि 90 प्लस थीटा का फॉर्म कैसे मिलेगा। यहाँ से देखिए, ये एंगल आपको 90 डिग्री है। अगर मैं एक लाइन को मान लेता हूँ कि वो इस डायरेक्शन में, ध्यान दीजिए इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से इस लाइन को मैंने इस डायरेक्शन में ले लिया। तो अब बताइए, तो अगर ये पॉइंट P है, ये मैंने वो मान लिया, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा हो गया। तो अब अगर हम लोगों को इस एंगल को लिखना है, कौन सी एंगल को लिखना है, मान लीजिए इस कंप्लीट एंगल को लिखना है, तो बोलिए, तो ये कंप्लीट एंगल क्या आपको 90 प्लस थीटा नहीं दिख रहा है? तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल 90 प्लस थीटा हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये वाली कंप्लीट एंगल। तो दो एंगल हमारी आ गई, 90 माइनस थीटा एंड 90 प्लस थीटा। तो इसी तरह से हर केस में आएगा। अगर हमारे पास मान लिया जाए कि 180 डिग्री का एंगल की बात करेंगे, तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा मिल सकता है। तो चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ से अगर मैंने ये वाली लाइन ले ली, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। बताइए ऐसे कंडीशन में यहाँ पर आपकी कौन सी एंगल है, 180 डिग्री की एंगल है, ये 0 डिग्री की एंगल हो गई, ये 90 डिग्री की एंगल हो गई, ये आपकी 270 डिग्री की एंगल हो गई। ओके, अब यहाँ से मैं दो लाइन ले लेता हूँ, ध्यान देना। यहाँ से मैंने दो लाइन कुछ ऐसी ले ली, एक इस तरह से, एक इस तरह से। ओके, तो मेरे को अगर इस एंगल की बात करनी, मान लीजिए कि ये एंगल थीटा हो गया। जब ये एंगल थीटा हो गए, तो क्या अगर मैं कंप्लीट एंगल की बात करूँगा, तो कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक की बात कर लीजिए, तो ये एंगल 180 माइनस थीटा नज़र आएगा ना आपको, बिल्कुल। ओके, अगर मान लिया जाए कि मैं यहाँ से बात करता हूँ इस एंगल की, तो अगर आप इस एंगल की बात कीजिएगा, तो यहाँ से रोटेट होकर जब ये यहाँ आ गया, तो ऐसे कंडीशन में जो एंगल लाल से मैंने दिखाया है, ये एंगल कितना आ जाएगा, 180 में थीटा को आप ऐड कर दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये वाली एंगल, ये एंगल हम लोगों ने थीटा ले लिया है। तो ये एंगल हमारी 180 प्लस थीटा। आप एक चीज़ ध्यान रखना, सेंस ऑफ रोटेशन सारा का सारा एंटी क्लॉकवाइज ही हम लोग ले रहे हैं, इसीलिए थीटा को हर हाल में हम लोग क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव दिखा रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखना। ओके, तो ये एंगल हमारा, एक एंगल 180 माइनस थीटा, एक एंगल 180 प्लस थीटा। ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो होता है, समझ गए, ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो होता है। तो हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन आ गया एंगल का, तो एंगल का कॉम्बिनेशन आ सकता है 90 प्लस माइनस थीटा के लिए, 180 प्लस माइनस थीटा के लिए, 270 प्लस माइनस थीटा के लिए, 360 प्लस माइनस थीटा के लिए। ये कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। ओके, अब ज़रा ध्यान देना, अगर मैं 90 प्लस माइनस थीटा पर बात करूं, किस पर, 90 प्लस माइनस थीटा पर बात करूं, या बात करूं 270 प्लस माइनस थीटा पर, तो ध्यान देना 90 माइनस थीटा के लिए सारा का सारा बदल गया था ना। आप यहाँ देखिए, साइन बदल गया था कॉस में, कॉस बदल गया था साइन में, टेन बदल गया था कॉट में, कॉट बदल गया था टेन में, इस तरह से मिला था हम लोगों को। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर कन्वर्जन हो जाएगा। कन्वर्जन हो जाएगा मतलब ये कंडीशन वैसी है जिसमें 90 प्लस माइनस थीटा का एंगल है या 270 प्लस माइनस थीटा का एंगल है, तो ऐसे कंडीशन में साइन बदल जाएगा आपका कॉस में, कॉस जो है वो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में। टेन की बात कीजिएगा तो ये टेन चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट की बात कीजिएगा तो कॉट चेंज हो जाएगा टेन में। अगर मैं आगे कोसेक की बात करूँगा तो कोसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और अगर सेक की बात की जाएगी तो सेक चेंज हो जाएगा कोसेक में। है ना आसान। लेकिन आप आ जाओ केस बी में,
तो बी में आपका जो फॉर्मेट है वो 180 प्लस माइनस थीटा है, या नहीं तो 360 प्लस माइनस थीटा है। तो 180 और 360 के लिए साइन जो है वो साइन में ही रह जाता है, कॉस जो है वो कॉस में ही रह जाता है। टैन की बात कीजिएगा तो वो टैन में ही रहेगा। कॉट की अगर आप बात कीजिएगा तो ये कॉट में ही रहने वाला है ना, कोई भी चेंज नहीं होता है। अगर मैं कॉसेक की बात करूँगा तो ये कॉसेक हो गया, और अगर मैं सेक की बात करूँगा तो ये हमारा क्या हो गया, सेक हो गया। मतलब पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, जबकि यहाँ पर कन्वर्जन है। अब देखिए, अब हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को फिर से देख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है ये हमारे बीच में, है ना। कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को देखिए, है ना। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल में आपको मैंने सारी चीज़ें लिख कर दे दी थी। अब चलिए, अब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू ऑफ इवैल्यूएट, आपको क्वेश्चन आएगा हमारा, मान लीजिए क्वेश्चन मैंने दे दिया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन है साइन 120 डिग्री, यही था ना। आप बोल रहे थे कि वैल्यू कैसे निकलेगी, तो चलिए देख लीजिए वैल्यू निकलती कैसे है। क्वेश्चन में इवैल्यूएट साइन 120 डिग्री, तो आप समझिएगा क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साइन 120, तो ये साइन 120। देखिए, क्या आप इस साइन 120 को ऐसा नहीं लिख सकते हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब बताइए ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये फॉर्म हो गई ना 180 माइनस थीटा की। और आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, या 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा के लिए साइन साइन ही में रहेगा। कहने का मतलब ये है कि साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा में ही रहेगा। अब इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा वो डिपेंड करेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में है। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो ये साइन 60 होगा, डायरेक्ट लिखिए। अब ये प्लस में होगा कि माइनस में होगा कैसे पता चलेगा, तो आप 120 डिग्री को देखिए। 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस में, तो मालूम ये हो गया कि ये प्लस में है। तो प्लस को तो दिखाते हैं नहीं, छोड़ दीजिए। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2 आ जाएगी। यही हमारा आंसर हो गया सर। तो साइन 120 डिग्री 1/2 मिल गए। तो आपको साइन 120 डिग्री कितने मिल गए, √3/2। इसी को दूसरे पैटर्न से भी आप निकाल सकते हैं। कैसे, साइन 120 डिग्री है ना, इसको आप ऐसा लिख सकते हो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा बोले तो 60 डिग्री। तो आप जानते हो, पढ़ाया था मैंने, साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 वाले के लिए साइन किस में बदल जाता है, कॉस में ना। तो अब ये डायरेक्ट बदल गया, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। तो अब ये कॉस प्लस में होगा कि माइनस में होगा वो एंगल पर डिपेंड करेगा। तो इसको आप डायरेक्टली लिखिए कॉस 60, क्योंकि ये 120 है और 120 आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में होता है, तो इसके आगे प्लस रहेगा। प्लस को तो लिखते हैं नहीं, छोड़िए। तो यहाँ से कॉस 60 की भी वैल्यू साइन 120 है ना जी, तो 120 है तो 90 प्लस 30 और कॉस 30 आ जाएगा ये। तो यहाँ से मैं करेक्ट कर लूँ, ये आ गया हमारा कॉस 30 की वैल्यू √3/2। देखिए सेम आया। आप 90 प्लस से भी जा सकते हो, आप 180 माइनस 60 से भी जा सकते हो। अब मान लो इसी चीज़ को हमसे पूछ दिया गया कॉस 120 डिग्री, तो बताइए तो कॉस 120 को क्या लिखिएगा, कॉस 180 माइनस 60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि कॉस 180 माइनस थीटा, ये कॉस थीटा ही लिखाएगा, तो ये आप कॉस 60 लिखिए। लेकिन इसके आगे प्लस होगा कि माइनस होगा कैसे पता चलेगा, तो आप 120 देखिए, तो 120 सेकंड में है और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक प्लस में होता है, बाकी सब माइनस में होता है। तो आप कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, आप वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं, कॉस की। तो कॉस का फाइनल वैल्यू तो माइनस में आएगा, तो ये फाइनल वैल्यू हमारा माइनस में आ रहा है। तो यहाँ से आप हटाइए, यहाँ से जैसे ही हम लोगों ने इस चीज़ को हटाया और ये फाइनल वैल्यू आपकी माइनस में आ गई। कॉस 60 की वैल्यू क्या आ गई, -1/2।
सेम वैल्यू को आप दूसरे अप्रोच से भी देख सकते हैं। कॉस 120 डिग्री है, आप एक काम करो 90 + 30 देख लो, और कॉस 90 + 30 क्या होता है, साइन थीटा आ जाएगा ना, 90 प्लस का फॉर्म है, तो 90 प्लस माइनस के लिए कॉस किस में बदल जाता है, साइन थीटा में। ऊपर में मैंने बता रखा है, यहाँ देख लीजिए 90 प्लस माइनस के लिए, ये बहुत ही काम की चीज़ है। 90 के लिए या 270 के लिए साइन जो है बदल गया कॉस में, कॉस जो है वो बदल गया साइन में, और इसी तरह से सारा बदल जाता है। जबकि 180 और 360 के लिए कोई बदलाव नहीं है। तो अब ज़रा यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कॉस 120 मैंने लिख दिया, तो साइन 30, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में आएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। देखिए 180 - 60 से भी गए तो भी -1/2, 90 + 30 से गए तो भी -1/2। इतनी बात समझ में आई। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए tan 150 डिग्री, तो tan 150 डिग्री को लिखिएगा तो tan 180 - 30 डिग्री लिखिएगा, तो tan 180, क्योंकि 180 है कोई बदलाव नहीं, ये डायरेक्ट tan 30 लिखाएगा। अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, देखिए 150 डिग्री है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए सिर्फ साइन और कॉसेक ही ना प्लस में होता है, बाकी तो सब माइनस में होता है। तो मतलब tan भी हमारा माइनस में होगा, और tan अगर माइनस में होगा तो आप माइनस लगाइए, और tan 30 डिग्री क्या आ गया 1/√3। सेम रिजल्ट आप ला सकते हो tan 150 डिग्री का दूसरे एंगल से। कैसे, इसको आप tan 90 डिग्री + 60 डिग्री लिख देना है ना, और जैसे ही tan 90 + 60 लिखोगे ये किस में बदल जाएगा, कॉट में, क्योंकि 90 प्लस का फॉर्म है, कॉट में चेंज हो गया। अब ये प्लस में है कि माइनस में है, तो क्योंकि आप जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की एंगल की बात कर रही हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू माइनस में आता है, तो ये माइनस में आ गया। और cot 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 होती है, ये हम लोगों को मिल जाएगा। मान लीजिए अब नेक्स्ट कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज tan 210 डिग्री ले लिया, ओके। तो अब बताइए अगर tan 210 डिग्री को लिखिएगा तो 180 डिग्री + 30 डिग्री लिखिएगा, ओके। अब 180 + 30 है तो 180 के लिए तो tan ही में ना रह जाएगा, तो tan में रहेगा, tan 30 लिख दीजिए। तो tan 180 + थीटा tan थीटा डेट इज tan 30। अब ये प्लस में है कि माइनस में है, तो ज़रा ध्यान दीजिए 210 डिग्री कौन सी क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव होती है, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। कॉट की भी वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड में। बाकी जितनी वैल्यू है वो सारी की सारी नेगेटिव हो जाएगी, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्योंकि tan है तो ये पॉजिटिव होगा, तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव लिखिए प्लस tan 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/√3 आ जाएगी, डेट्स इट, ओवर। नेक्स्ट आइए, इसी tan 210 को अगर लिखना है तो tan 210 इज इक्वल टू क्या लिखिएगा, tan 270 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए, ये 60 डिग्री लिख सकते हैं, आ जाएगा ना। 270 के लिए कन्वर्जन हो जाएगा और tan कन्वर्ट होकर cot 60 में बनेगा, है ना, क्योंकि 210 डिग्री आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव, और cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1/√3 आती है। अगेन मान लीजिए साइन 225 डिग्री ये दिया गया है, तो इसको अगर लिखना है तो इसको क्या लिखिएगा, साइन 180 डिग्री + 45 डिग्री 180 + 45। अब बताइए साइन 180 + 45 है तो ये क्या आ जाएगा, इसको तो हम लोग साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन 225 डिग्री है ना, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot की वैल्यू ही आपकी क्या आती है, पॉजिटिव आती है, बाकी सब नेगेटिव आती है। तो आप साइन की वैल्यू निकाल रहे हैं इसलिए ये माइनस में आएगा, और ये माइनस साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ गया 1/√2, ये साइन 225 आ गया, है ना। इसी के बाद अगर मान लीजिए कि फिर साइन 225 डिग्री आपको लिखना है तो इसको आप क्या लिखिएगा, साइन 225 को 270 - 45 लिख सकते हैं। बताइए
अब 270 के लिए साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, cos 45 लिख दीजिए, माइनस होगा कि प्लस होगा, तो 225 थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन माइनस में होता है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस 1/√2 आ जाएंगे हमारे। फिर आइए नेक्स्ट, सपोज साइन 300 डिग्री है ना, तो अगर आप 300 डिग्री की बात कीजिएगा तो ये हमारा कहाँ पहुँच गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सेक यही हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी की बात की जाएगी तो बाकी हमारा नेगेटिव होता है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँगा तो क्या इसे साइन 360 माइनस 60 डिग्री नहीं लिखूँगा, तो बताइए ये 360 डिग्री के लिए कोई बदलाव नहीं, साइन साइन में ही रह जाता है, तो साइन 60 हो गया। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो इसके लिए ज़रा ध्यान देना, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक पॉजिटिव है, बाकी सब माइनस में, तो ये माइनस में मिल गया। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। इसी को अगर आपको निकालना है साइन 300 डिग्री, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हो, साइन 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। और 270 प्लस थीटा के लिए साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये cos 30 आ गया। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल है तो जब आप साइन की वैल्यू निकालिएगा तो साइन की वैल्यू माइनस में मिलेगी, तो माइनस cos 30 डिग्री कितने आ जाएंगे, √3/2 आ जाएंगे, है ना। ये हम लोगों को दिख गया। आगे बढ़ते हैं, सपोज मान लिया जाए कि cos 330 डिग्री है, तो cos 330 डिग्री को क्या लिखिएगा, cos 360 माइनस 30 डिग्री लिखिएगा, लिख दीजिए। 360 माइनस थीटा, तो ये क्या आ गया, cos 30 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट की एंगल है तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए तो cos प्लस ही में होता है, तो इसका मतलब क्या है, cos 30 डिग्री क्या आ जाएगा, √3/2। इसी वैल्यू को आप कुछ ऐसा भी लिख सकते हो, cos 330 डिग्री है तो इसको आप क्या लिखिएगा, cos 270 प्लस 60 डिग्री, तो cos 270 प्लस थीटा ये क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा ना, तो ये साइन 60 लिख देना। क्योंकि आप cos की वैल्यू निकाल रहे हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस में होता है, तो ये कितना आ गया, √3/2 आ गया। इसके बाद वापस बात कीजिए tan 315 डिग्री पर बात कीजिए, है ना, तो tan 315 को आप क्या लिखिएगा, tan, क्या इसको 360 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लिख दिया। तो tan 360 माइनस 45 ये क्या आ जाएगा, तो 360 के लिए तो tan ही में लिखाएगा, ओके, tan 45 लिख दो, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो ये आप देखना ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है और फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस ही ना है और सेक जो पॉजिटिव है, बाकी सब तो माइनस में है, तो tan की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस हो जाएगी, तो माइनस tan 45 कितना आ गया, -1, इतने आ गए। इसी वैल्यू को मान लो आप ऐसे भी देख सकते हो ना, tan 315 डिग्री, तो tan इसको क्या लिखोगे, 270 प्लस ये क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया, tan 270 प्लस थीटा, तो ये कितने मिल जाते हैं, cot 45 डिग्री। अब बताओ tan तो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस, तो ये माइनस cot 45 क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्टेप्स है, जिस स्टेप से हम लोगों ने ये देख लिया कि एंगल की वैल्यू को हम लोग निकालते कैसे हैं, है ना। तो इस तरह से अब आप समझ रहे होंगे कि हम लोग एंगल को निकाल किस तरह से रहे हैं। अब मान लीजिए हमारे पास से क्वेश्चन आ जाता है, सपोज एक क्वेश्चन आ गया साइन -225 डिग्री, सपोज ये आ गया, इसे आप कैसे निकालोगे, तो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ओके। तो यहाँ से आप इसको क्या लिखिएगा, माइनस साइन 225 डिग्री, तो ये माइनस पहले से, साइन 225 को क्या लिखिएगा, 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब देखिए साइन 180 प्लस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, ये साइन 45 ही रहेगा, लेकिन ये प्लस में रहेगा कि माइनस में, तो आप जानते हैं 225 थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में होता है, तो ये माइनस में होगा, माइनस दीजिए यहाँ पर। अब बताइए माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये कितने आ गए, साइन 45 डिग्री आ गया। साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2, आंसर आ गया हमारा। अब मान लो इसी तरह से अगर आपको पूछ देगा tan -300 डिग्री की वैल्यू बताइए,
तो ये बताइए, आप ये भी तो जानते हैं कि tan माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, माइनस tan थीटा। तो आप यहाँ से इसको लिख देना माइनस tan थीटा, बोले तो 300 डिग्री। अब आपका मेन टारगेट है 300 डिग्री की वैल्यू निकालना। 300 डिग्री को क्या लिखोगे, 360 माइनस 60 लिखोगे। तो बताओ, ये माइनस तो क्वेश्चन से ही है, tan 360 माइनस थीटा, तो ये फॉर्म तो डायरेक्ट tan 60 आएगा। अब इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, तो ये जो 300 डिग्री है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये 300 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan माइनस में होता है। तो आप यहाँ से माइनस लगा दीजिए, कहानी ख़त्म। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आप इसको क्या लिखिएगा, tan 60 डिग्री लिखिएगा, और tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। इतना हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास दिया गया है, क्या रिज़ल्ट दिया गया है, सपोज़ cos माइनस 150 डिग्री। तो आप जानते हो ना कि cos माइनस थीटा ये क्या होता है, cos थीटा। तो यहाँ से ये cos 150 डिग्री दिख गए हम लोगों को। cos 150 डिग्री को क्या लिखोगे भाई, 180 प्लस 180 माइनस 30 ना, तो 180 माइनस 30 डिग्री लिख दीजिए। तो 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा 180 है, तो ये cos 30 ही रह गया। तो अब ज़रा ध्यान देना, 150 डिग्री, तो ये 150 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक ही प्लस में होता है, बाकी की वैल्यू नेगेटिव में। तो cos 150 डिग्री की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, माइनस दीजिए। माइनस जैसे ही दे दिया, cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। इतनी हम लोगों को cos माइनस 150 डिग्री की वैल्यू मिल गई। ओके, तो बताइए, काफ़ी लंबी डिस्कशन हो गई हमारी, और हम लोगों ने ये देख लिया कि किस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो है वो क्वाड्रेंट का यूज़ करते हुए भी अलग अलग एंगल्स, दैट इज़ हाइयर वैल्यूज़ की, जो एंगल फर्स्ट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, उनकी वैल्यू को कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैंने आपको सिखा दी। ओके, उम्मीद है कि ये रफ वर्क, ये जो वर्क मैंने किया है, आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक अप्रोच देने में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि हम लोग आखिर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो एंगल की वैल्यू को किस तरह से निकाला जाएगा। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टाइम काफ़ी हो गए, 1 घंटे से ऊपर की लेक्चर हो गई जी, 1 घंटे 6 मिनट 7 मिनट की लेक्चर हो गई। तो चलिए रैप अप करते हैं आज की क्लास। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट कीजिएगा, उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट पार्ट करने वाले हैं। उसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको सिखाकर ट्रिग्नोमेट्री को रैप अप कर दूंगा। ओके, तो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। ओके, चलिए मिलते हैं।